आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास है समाज कार्य से संबंधित। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये क्लास एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में भी है और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी आप कह सकते हो एसजी पीजीआई के संबंध में, जिसका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को है। आज अगर हम बात करें आप लोगों से, आज 12 अक्टूबर हो चुका है, यानी अगर मैं बात करूं तो इस महीने में कुल 19 दिन है, क्योंकि अक्टूबर जो है आपका 31 दिन का होता है। तो इसलिए इस महीने में 19 दिन है और उस महीने में आप 5 दिन ले लीजिए, क्योंकि आपका 6 नवंबर का एग्ज़ाम ही है। तो यानी टोटल मिला जुला के आपके पास 24 दिन रह गए हैं और 24 दिन में मैंने आप लोगों का यूनिट नंबर पहला और दूसरा समाप्त कर चुका हूँ। तीसरे में अगर मैं बात करूं तो नेतृत्व के संबंध में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। तो यानी आज और कल में आपके यूनिट नंबर जो थर्ड है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो यानी यूनिट नंबर थर्ड जो है आपके 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। बचेगा आपके पास 22 दिन। तो 22 दिन में मैं आप लोगों का जो है 4 यूनिट कवर कर दूंगा। तो आज मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है आप सबके लिए। जैसे बात करूं कि सामाजिक समस्या के रूप में अपराध को देखा गया है। तो अपराध बेसिकली होता क्या है? अपराध कह लो या दंडा विभोग कह लो या इसे क्राइम कह लीजिए, है ना। तो ये होता क्या है बेसिकली? दंडा वियोग यानी अपराध समाज विरोधी क्रिया मानी जाती है। समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन या उसकी अवहेलना अपराध होता है। तो यह ऐसी क्रिया या क्रिया में त्रुटि है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है। अर्थात आप ये कह लीजिए कि अपराध कानूनी नियमों कानूनों के उल्लंघन करने की नकारात्मक प्रक्रिया है और जिससे समाज के तत्वों का विनाश होता है। तो ये एक मीनिंग है, बताता है अपराध को। यहाँ अगर हम बात करें तो वह कार्य जिससे किसी स्थान विशेष के कानून का उल्लंघन होता हो उसे अपराध कहते हैं। समाज शास्त्र में अपराध का अध्ययन सामाजिक क्रिया के संदर्भ में किया जाता है। जिन सामाजिक क्रियाओं के लिए समाज नकारात्मक अनुशासित यानी एक प्रकार का दंड की व्यवस्था करता है उसे अपराध कहते हैं। ये समाज शास्त्र के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और यह अपराध हत्या, डकैती, बलात्कार, चोट पहुंचाना, ट्रैफिक नियमों की विपरीत गाड़ी चलाना आदि हो सकता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपराध कह सकते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का अवधारणा बन जाएगी आप सबके मन में कि यह अपराध है। देखिए, अपराध से समाज कार्य में यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछा गया है, मेडिकल सोशल वर्क में भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को इसके बारे में समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है भारत की सामाजिक समस्याओं पर। तो अपराध भी एक टाइप है उसका। तो यहाँ अपराध की परिभाषा सदरलैंड ने क्या कहा है कि अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए एक ऐसा घातक कार्य है जिसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि सामाजिक मूल्यों के लिए एक ऐसा घातक कार्य जिसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है, यह परिभाषा किस विद्वान ने किया है? तो आप बताइएगा, सदरलैंड। वहीं बात करते हैं तो मावरर एक विद्वान का नाम है जिन्होंने अपराध को इस तरीके से बताया कि अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। यदि आप लोगों से पूछे कि अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है, ये कौन विद्वान थे जिन्होंने अपराध को परिभाषित किया? तो मावरर का नाम आप लोग वहां पर लगा दीजिएगा। बात करेंगे अगर हम लोग कानूनी दृष्टि से, अपराध वह कार्य है जिसमें कानून का उल्लंघन आपराधिक नियत से किया जाए, तो बेसिकली अपराध के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं हॉल्सबरी के बारे में। हॉल्सबरी ने भी अपराध की परिभाषा बताते हुए कहा है कि अपराध एक गैर कानूनी कार्य या त्रुटि है जो जनता के विरुद्ध होता है और जिसके लिए अपराधी को कानून के अनुसार दंड दिया जाता है, वह आपका अपराध कहलाता है। बात करते हैं ड्राफ्ट के बारे में। तो यहाँ पे ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि अपराध वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसा कार्य है जो कानून के अनुसार दंडनीय होता है।
तो कानून के अनुसार दंडनीय होता है, तो जिससे ड्राफ्ट का नाम आएगा आप सभी लोग यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा। जेरोम हॉल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि कानूनी दृष्टि से अपराध घोषित करने के लिए निम्न अनिवार्य मानदंड का उल्लेख होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, एक तो कानून द्वारा वर्जित हो, दूसरा इरादे से किया गया कार्य हो, और समाज को होने वाली क्षति हो, और अपराध को होने वाला लाभ हो, निश्चित दंड का प्रावधान हो। तो ये 5 बातें आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये जेरोम नोट कर लीजिएगा सभी लोग। जेरोम हॉल के अकॉर्डिंग बताया गया है, कानूनी दृष्टि से अपराध घोषित किया गया है। यदि आपके सामने इनमें से कोई ऑप्शन मिलता है कानूनी द्वारा वर्जित, तब भी आप जेरोम हॉल का नाम लगाइएगा। इरादे से किया गया कार्य भी आप जेरोम हॉल का नाम लगा के आइएगा। समाज को होने वाली क्षति, वो भी आप यहाँ पर नाम लगा के आगे जेरोम हॉल का, और अपराध को होने वाला लाभ भी उसी का नाम लगा के आएंगे जेरोम हॉल का, और निश्चित दंड का प्रावधान भी जेरोम हॉल का ही नाम लगेगा। अपराध के कुछ टाइप बताए गए, टाइप ऑफ क्राइम के बारे में। तो अपराधी समाजशास्त्र में अगर हम बात करें तो उनका नाम है सदरलैंड। इन्होंने कहा कि अपराध की गंभीरता के अनुसार अपराध को 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो याद रखिएगा, सदरलैंड ने अपराध को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में डिवाइड किया है। याद रखिएगा, फैक्ट के संबंध में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है आपका साधारण अपराध, जैसे चोरी, मारपीट, शराब पीना इत्यादि, ये उदाहरण बन जाता है साधारण अपराध का, और ये साधारण अपराध किस विद्वान ने कहा है? सदरलैंड ने कहा है। दूसरी बात करते हैं तो गंभीर अपराध है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती इत्यादि का, ये उदाहरण बन जाता है गंभीर अपराध का। तो ध्यान रखिएगा, एक साधारण अपराध, दूसरा याद रखिएगा गंभीर अपराध। ये 2 टाइप के अपराध किस विद्वान ने बताया है? कानून के आधार पे, और ये सदरलैंड ने बताया है। बात करते हैं बोन्जर के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने 4 प्रकार के अपराध बताए। एक इन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध, जहां पे चोरी, डकैती, गबन आदि को रखा गया। दूसरा कहा गया यौन संबंधी अपराध, तो वहां पे बलात्कार पर और स्त्री गमन पर बात किया गया, यौन संबंधी अपराध को लेकर। तीसरी बात करें राजनीतिक अपराध होगा, जहां पर इन्होंने राजद्रोह, रक्षा नियमों का उल्लंघन, राजनीतिक षड्यंत्र की बात होता है, वो राजनीतिक अपराध के अंतर्गत रखा गया है। एक होता है विविध अपराध, मतलब एक प्रकार से मिसलेनियस शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंतर्गत प्रतिशोध की भावना से किए गए या किए जाने वाले अपराध शामिल है, जैसे मानहानि करना, संपत्ति नष्ट करना, सांप्रदायिक हिंसा की बात करना। ये मिसलेनियस अकॉर्डिंग रखा गया है, विविध अपराध के अंतर्गत रखा गया है। तो इस विद्वान का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो है बोन्जर का नाम। बोन्जर ने 4 टाइप के बताए, आर्थिक, यौन, राजनैतिक और विविध अपराध। वहीं अगर हम बात करें, हेज एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपराध को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। कहा कि संपत्ति के विरुद्ध का अपराध एक होगा, जहां पे चोरी, डकैती, लूट, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग आदि देखने को मिलेगा। वहीं बात करें, हेज ने कहा कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध कानून और नैतिक दोनों नियमों द्वारा दंडनीय होता है, और यह आपका क्या बोला जाएगा कि संपत्ति के विरुद्ध का होने वाला अपराध बोला जाएगा। वहीं बात करते हैं दूसरे टाइप में, तो व्यक्ति के विरुद्ध का अपराध बताया गया कि वह अपराध जो शारीरिक नुकसान या कष्ट दे, जैसे अगर हम बात करें हमला, हत्या, बलात्कार, ये बेसिकली व्यक्ति के विरुद्ध के अपराध चर्चा की गई। तीसरी बात इन्होंने कहा कि व्यवस्था के विरुद्ध का अपराध, और इसके अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन, सांप्रदायिक दंगे, सरकारी बकाया भुगतान न करना, सार्वजनिक उपद्रव आदि को शामिल किया गया व्यवस्था विरुद्ध के अपराध में। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इस विद्वान का नाम भी, इनका नाम है हेज, और हेज ने 3 प्रकार के अपराध के बारे में बताया था, जहां पर संपत्ति के विरुद्ध का अपराध हुआ, दूसरा इन्होंने व्यक्ति के विरुद्ध का अपराध बताया, तीसरा इन्होंने व्यवस्था के विरुद्ध का अपराध बताया। तो 3 टाइप का आप हेज का भी नाम याद रखिएगा। सदरलैंड इंपॉर्टेंट विद्वान है, और उसके साथ साथ हेज भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों विद्वान के बारे में। इनके टाइप्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और दोबारा से भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यदि आप SG PGI के संबंध में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, वीडियोस लेना चाहते हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और कॉल के माध्यम से भी आप लोग समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो।
और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के लिए आप लोगों को रेगुलर क्लासेस लेनी है। यहाँ पर कभी आपको अनुपस्थिति नहीं प्रदर्शित करनी है, ठीक है। याद रखिएगा शाम को 8 बजे पर डे आप लोगों की क्लास चलती है, 8 से 9 क्लास रहती है और 8 से 9 बजे के लिए क्लास को जो है आप सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन अवश्य रहेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं E.M. लीमार्ट के बारे में। लीमार्ट ने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था सोशल पैथोलॉजी। सोशल पैथोलॉजी में इन्होंने 3 प्रकार का अपराध बताया। आप याद रखिएगा, लीमार्ट एक विद्वान है जिन्होंने सोशल पैथोलॉजी में अपराध को 3 भागों में डिवाइड किया। एक था परिस्थिति जन्य अपराध, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो सिचुएशन के आधार पर। तो जैसे बहुत गरीबी के कारण भोजन के लिए चोरी करना और शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बावजूद पुलिस लाठीचार्ज के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसात्मक होना, और यह आपको दर्शाता है परिस्थिति जन्य अपराध बताता है। लीमार्ट के द्वारा ये चीज़ें दी गई हैं। वहीं बात करते हैं नियोजित अपराध के बारे में, जैसे सफ़ेद पोश अपराध। नियोजित अपराध के अंतर्गत सफ़ेद पोश अपराध के बारे में जो है याद रखिएगा सभी लोग, सदरलैंड की एक किताब के रूप में प्रदर्शित हुई थी। पद का दुरुपयोग कर लिया जाने वाला अपराध, वेश्यावृत्ति, ये भी नियोजित अपराध के अंतर्गत आता है। वहीं तीसरी की बात करें तो भरोसा तोड़ने संबंधी अपराध, जैसे आर्मी का जनरल युद्ध के मैदान में विरोधी सेना की तरफ से कार्य करे और बिजनेसमैन किसी लड़की का एक सिलेक्शन प्रतिभा के आधार पर ना करके वो आकर्षण के तौर पर उसका सिलेक्शन करता है, तो इस तरीके का अपराध बेसिकली भरोसा तोड़ना या भरोसे तोड़ने का दोषी होता है। तो आप याद रखिएगा लीमार्ट के अकॉर्डिंग तीन टाइप का आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं लेम्ब्रोसो के बारे में। अपराध के जनक कहे जाते हैं लेम्ब्रोसो, और लेम्ब्रोसो ने गुण और विशेषताओं के आधार पर अपराधी को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 जन्मजात अपराधी होता है, नंबर 2 आकस्मिक अपराध होता है, नंबर 3 यौन अपराधी होता है, नंबर 4 की बात करें तो मानसिक असंतुलन अपराधी होता है। याद रखिएगा ये 4 टाइप के लेम्ब्रोसो के द्वारा बताए गए थे अपराध के बारे में। वहीं बात करते हैं अगर हम लोग अपराध के सिद्धांतों पर भी, तो एग्जाम में आप लोगों से अपराध के सिद्धांत से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें, यदि व्यक्ति, याद रखिएगा कि व्यक्ति अपराध क्यों करता है, इसके लिए अनेक दृष्टिकोण या उसका पॉइंट ऑफ व्यू और सिद्धांत का निर्माण हुआ है, और इसके लिए मुख्य रूप से 3 भागों में हम डिवाइड किए हैं। जैसे अगर हम बात करें नंबर 1 पॉइंट पर, आप समझिए कि अपराध का शारीरिक और जैविकी या प्रत्यक्षवादी सिद्धांत एक होता है, और वहीं दूसरी तरफ अपराध का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है, वहीं तीसरी ओर समाजशास्त्रीय सिद्धांत होता है। याद रखिएगा एक जैविक होता है, जैविक को ही प्रत्यक्षवादी कहा जाता है और शारीरिक भी बोला जाता है, और दूसरा आप याद रखेंगे मनोवैज्ञानिक, तीसरा याद रखेंगे समाजशास्त्री। 3 सिद्धांत के रूप में ये आया है अपराध। तो पहले के बारे में देखेंगे कि क्या है शारीरिक और जैविक प्रत्यक्षवादी सिद्धांत। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत के जनक इटली के अपराध शास्त्री लोम्ब्रोसो ने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार कुछ व्यक्तियों में शारीरिक संरचना अन्य से भिन्न होता है, अतः ऐसे व्यक्ति में असामान्य व्यवहार या अपराधी प्रवृत्ति की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। और इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक में अगर हम बात करें, कोई समर्थन देने वाला था लोम्ब्रोसो का, तो वो था गैरोफेलो और जो है एनरिको फेरी। इन 2 विद्वानों ने लोम्ब्रोसो के साथ जो है काम किया है शारीरिक संरचना के आधार पर या एक सिद्धांत के आधार पर अपराध के बारे में। तो याद रखिएगा इन 3 विद्वान का नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैविक या प्रत्यक्षवादी सिद्धांत है। ये जैविक और प्रत्यक्षवादी या शारीरिक सिद्धांत में लोम्ब्रोसो के साथ साथ एक का नाम था गैरोफेलो और एनरिको फेरी। इन 2 विद्वानों ने इस सिद्धांत में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। जो कुछ व्यक्तियों में शारीरिक संरचना अन्य से भिन्न होती है और ऐसे व्यक्ति में असामान्य व्यवहार या अपराधी प्रवृत्ति की संभावनाएं अधिक पाई जाती है, ऐसा माना जाता है इस सिद्धांत में। बात करते हैं लोम्ब्रोसो के अकॉर्डिंग, तो अपराधी जन्मजात होते हैं, अपराध ऐसा व्यवहार करता है क्योंकि वह जो है ऐसा पैदा हुआ है। तो याद रखिएगा कि लोम्ब्रोसो के अकॉर्डिंग अगर परिभाषा पूछ लिया जाए अपराध में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए ये कि अपराध जन्मजात होता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि अपराधी ऐसा व्यवहार करता है क्योंकि वह ऐसा पैदा हुआ है।
यह स्टेटमेंट किसका है? लोम्ब्रोसो का है। बात करें, लोम्ब्रोसो लिखते हैं कि विवेचनों में कुछ जैविकी और शारीरिक दोष होते हैं जो जन्मजात या अनुवांशिक होते हैं, और यह दोषपूर्ण मानव आदि मानव के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जैसे बड़ा जबड़ा, बड़ा कान, पैर की उंगलियां का लंबा होना। ये सारी चीजें प्रदर्शित करता है जैविकी और शारीरिक दोष को, अपराध के अंतर्गत एक लक्षण को बताता है। लोम्ब्रोसो ने कहा कि इटली के चिकित्सक थे और उन्होंने सैनिकों के अध्ययन में पाया कि आक्रामक प्रवृत्ति वाले सैनिकों के शरीर पर गुदे हुए चित्र भद्दे थे, जबकि शांत प्रवृत्ति वाले सैनिकों के शरीर पर गुदे हुए चित्र सामान्य और सरल थे। यही नहीं, लोम्ब्रोसो ने मरे हुए अपराधियों की खोपड़ी का भी अध्ययन किया और पाया कि उसकी खोपड़ी की बनावट सामान्य लोगों से भिन्न है, और उन्हीं अध्ययनों के आधार पर लोम्ब्रोसो ने निष्कर्ष दिया है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक एनरिको फेरी का नाम आता है, जिन्होंने जैविक और शारीरिक और प्रत्यक्षवादी में सिद्धांत में अहम भूमिका निभाया है समर्थन के रूप में लोम्ब्रोसो के साथ। तो इन्होंने कहा है कि जैविकी लक्षण के साथ सामाजिक पर्यावरण को भी अपराध के लिए जिम्मेदार बताया है, और उनके अनुसार अस्वस्थ सामाजिक व्यवस्था आपराधिक शारीरिक लक्षण वालों को अपराध की ओर आकर्षित करता है। जैविकी सिद्धांत को समर्थन देने के बावजूद फेरी का यह दृढ़ विश्वास था कि अपराध मुख्यतः समाज प्रतिकूल सामाजिक परिस्थिति द्वारा उत्पन्न किया जाता है, अतः सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन कर इसे कम भी किया जा सकता है। ऐसा इन्होंने एक निष्कर्ष के आधार पर टेक्निक लगाकर इन्होंने एक पॉजिटिव बातें बताई थी समाज के दृष्टिकोण से। बात करते हैं गैरोफेलो के बारे में, तो इन्होंने प्राकृतिक अपराध का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जब कभी एग्जाम में प्रश्न आए, हालांकि ये जैविकी शारीरिक और प्रत्यक्षवादी में तो है ही, लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि प्राकृतिक अपराध का सिद्धांत किसने दिया है, तब भी आप नाम लगाइएगा, गैरोफेलो का ही नाम लगाइएगा। इन्होंने उसमें 2 प्रकार के अपराध के बारे में बताया, और एक बताया कि वह अपराध जिसमें हिंसा हो वो बेसिकली प्राकृतिक अपराध होता है, और दूसरा इन्होंने कहा कि संपत्ति के विरुद्ध का अगर अपराध है तो भी आप कह सकते हो क्या, प्राकृतिक अपराध होता है ये। तो उपर्युक्त दोनों प्रकार के अपराध के लिए गैरोफेलो के द्वारा जो है भावनाओं को जिम्मेदार मानते थे, और वे परमार्थवादी भावनाएं से पर आधारित था। यहाँ मैं 2 शब्दों के बारे में बात करूंगा। एक पीटी, इसका अर्थ होता है व्यक्ति के लिए सम्मान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये, रिस्पेक्ट फॉर पीपल। तो पीटी याद रखिएगा, पीटी। दूसरी अगर हम बात करते हैं प्रोबेटी के बारे में, प्रोबेटी का अर्थ होता है संपत्ति के लिए सम्मान। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है संपत्ति के लिए तो दूसरा है व्यक्ति के लिए सम्मान, और जो व्यक्ति के लिए होगा वो पीटी होगा, और जो प्रोबेटी होगा वो संपत्ति के परिप्रेक्ष्य में होगा। तो एक रिस्पेक्ट फॉर पीपल होगा, एक रिस्पेक्ट फॉर प्रॉपर्टी होगा। ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। गैरोफेलो के अकॉर्डिंग हिंसक अपराधी पिट्टी भावनाओं के विपरीत अपराध करते हैं, जबकि चोरों में तो प्रोबेबिलिटी का अभाव पाया जाता है। परमार्थवादी भावनाओं के आधार पर व्याख्या के बावजूद गैरोफेलो ने यह मानते हैं कि अपराध आनुवंशिक या बचपन में ही ऐसे हो जाते हैं जिससे उनमें नैतिकता का अभाव होता है, जो इन्हें नए अपराध की तरफ ले जाता है। इसलिए गैरोफेलो कहते हैं कि अपराधिकों या अपराधियों का पुनर्वास कुछ अपवाद मामलों को छोड़कर नहीं किया जा सकता है। वहीं एक विद्वान के बारे में और हम लोग चर्चा करते हैं, तो हैंस आइसेक एक विद्वान है। इन्होंने आनुवंशिक का तथा विचलित व्यवहार में स्पष्ट कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। तो ये अगर हैंस आइसेक के बारे में पूछा जाए तो आप लोग आनुवंशिक और विचलित व्यवहार में स्पष्ट कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट करता है या स्थापित करता है, तब आप लोग यहाँ पर बता दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जो एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो एक विद्वान का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, एडविन सदरलैंड। एडविन सदरलैंड के बारे में आपको बता दूं, यह अमेरिकी समाजशास्त्री है। इन्होंने 20वीं शताब्दी में सबसे प्रभावशाली अपराधियों में से एक माना जाता है। वह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारधारा के समाजशास्त्री थे। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारधारा से जो विद्वान थे उनका नाम था एडविन हर्डिन सदरलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हें सफ़ेद पोश अपराध और विभेदक संघ अपराध और अपराध के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है, या एक प्रकार से आप ये कह लिया कि परिभाषा दिया था।
प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करें, प्रिंसिपल नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करें 2009 में किसका नाम आएगा? एडविन सदरलैंड का नाम आएगा। वाइट कॉलर क्रिमिनल की बात करें या क्राइम की बात करें, वाइट कॉलर क्राइम की बात करें 1940 में सदरलैंड का नाम आएगा, नोट कर लीजिएगा। द प्रोफेशनल थीप की बात करें, ठीक है, ये वाइट कॉलर क्राइम है। और अगर हम बात करें द प्रोफेशनल थीप की बात करें तो यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी किताब, जो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जा चुका है और हो सकता है आप लोगों को भी ये प्रश्न बना दे। 2016 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब। 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा 2016, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके परिप्रेक्ष्य में और भी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक है आपका कलेक्टेड पेपर भी अगर प्रश्न आता है तो 1918 में आप लोग सदरलैंड का ही नाम लगाइएगा, नोट कर लीजिएगा। और अपराध जो है, अपराध शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर अपराध शास्त्र के रूप में अगर हम जनक के रूप में मानते हैं तो सेजोर लेम्ब्रोसो को मानते हैं। सेजोर लेम्ब्रोसो इज़ द राइट आंसर माने जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। इनका नाम आप अवश्य ध्यान रखिएगा अपराध शास्त्र में। सिद्धांत के रूप में भी इनकी भूमिका हमें देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिली है, जो भी मैंने आप लोगों को ऊपर चर्चा भी किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपराध शास्त्र का पिता कहा जाते हैं, ठीक है, अपराध शास्त्र के पिता कहे जाते हैं, यह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, सभी लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए क्लास है इतना ही। यदि आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं समाजकारी के बारे में, जहां पे आपको पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू जो मेडिकल सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर हुआ है उन सभी की वीडियोस चाहिए अगर आपको, या पेपर चाहिए, तो आप लोग जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो 8 बजे आज आप सबकी क्लास चलने वाली है और ये आज का जो होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में, जो कई बार एग्जाम में आप लोगों से अप्लाइड प्रश्नों के रूप में वो प्रश्न देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।